नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। तमाम बड़ी खबरों के साथ हाजिर है हम। देखिए खबर 1 मिनट। औरंगाबाद जिले में RT-PCR जांच की स्थिति ये है कि यहां महीनों पहले लाई गई मशीनें यूं ही रखी हैं। सदर अस्पताल में जांच के लिए लाई गई मशीनों से अब तक जांच शुरू नहीं हो सकी है। आलम यह है कि मशीनों को अब तक इंस्टॉल भी नहीं किया जा सका है। ऐसे में यहां से सैंपल लेकर जांच के लिए गया भेजा जाता है। इस कारण रिपोर्ट आने में करीब 1 सप्ताह से अधिक का समय लग जाता है। हालांकि डीएम ने जल्द ही RT-PCR जांच शुरू होने का दावा किया है। RT-PCR जांच का आलम यह है कि यहां अभी तक मशीन को इंस्टॉल नहीं किया जा सका है, जबकि मशीन यहां आकर महीनों पहले ही रखी जा चुकी है। हालांकि इसके लिए आवश्यक सिविल कार्य जो है उसको जरूर पूरा करा लिया गया है, लेकिन चूंकि RT-PCR मशीन के साथ एक और मशीन जिसे RNA एक्सट्रैक्टर मशीन कहते हैं वो उपलब्ध नहीं था, जिसकी वजह से इस मशीन को आज तक औरंगाबाद में चालू नहीं कराया जा सका। बिहार में कोरोना संक्रमण के बीच जांच को लेकर सरकार गंभीर जरूर है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जांच की रफ्तार काफी धीमी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अब तक RT-PCR जांच शुरू नहीं हो सकी है। लोगों को अब भी एंटीजन जांच के भरोसे ही रहना पड़ रहा है। बगहा के ग्रामीण इलाकों में भी कुछ यही हाल है। बगहा के हरना टांड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी लोग जांच के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन केवल एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था होने से लोगों में संशय की स्थिति है। एंटीजन जांच हो रहा है सिर्फ अभी। RT-PCR जांच का क्या? RT-PCR के लेवल में बगहा 2 भेजते हैं। वो मतलब ग्रामीण क्षेत्र का कोई आता है तो एक ही जांच होती है आपके? मेरे पास एंटीजन जांच ही होता है। RT-PCR जांच की बात ऊपर से बात कही जा रही है, यहाँ सुनने में नहीं आ रहा है। हाँ, यहाँ पर तो केवल एंटीजन। आप दोनों जांच के बारे में मतलब समझते हैं कि RT-PCR और एंटीजन में क्या मतलब होता है? RT-PCR में एकदम करेक्ट कोविड-19 आता है और एंटीजन में थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज रहता है आदमी कि है कि नहीं है। आरा सदर अस्पताल में वेंटिलेटर की व्यवस्था है, लेकिन इससे मरीजों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पाती। ICU वार्ड में वेंटिलेटर ऐसे ही रखा है। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक इसे ऑपरेट करने वाला कोई जानकार नहीं है। कोरोना काल में इस लापरवाही ने स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। अस्पताल में वेंटिलेटर चालू नहीं हुआ है। जिला प्रशासन, अस्पताल प्रबंधक एक अपील भी किया था 10-15 दिन पहले, उसके बावजूद भी अभी तक कोई टेक्नीशियन नहीं मिला। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ इसके जो एक्सपर्टीज़ है वो उनकी पोस्टिंग यहाँ नहीं थी, नहीं है अभी भी, लेकिन इसकी जानकारी केवल एनेस्थेटिस्ट को रहता है। तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि हमारे यहाँ 3 एनेस्थेटिस्ट हैं, डॉक्टर नरेश प्रसाद, डॉक्टर JN मिश्रा और डॉक्टर उदय। ये लोगों को हम लोग मैंने ये उम्मीदों का टीका है। ये महामारी से मुक्ति दिलाने वाली संजीवनी है। तभी तो कोरोना से पीछा छुड़ाने वाली वैक्सीन लगवाने के लिए मम्मी पापा, चाचा चाची और भैया भाभी से लेकर हर उम्र के युवा इस कतार में खड़े नजर आ रहे हैं। बारी आते ही सिस्टर के हाथों से जैसे ही बाह पर ये टीका लगेगा, कोरोना को हराने की ओर हम 2 कदम और आगे बढ़ेंगे। इस महामारी ने नाक में दम करके रख दिया है। ना खुलकर जी पा रहे हैं और ना ठीक से सांस ही ले पा रहे हैं। हर दिन कहीं ना कहीं से कोई मनहूस खबर सुननी पड़ती है। अपनों को छीन कर ले जाती है ये बीमारी। इसलिए हमें भी वैक्सीन लगाना है और महामारी को पछाड़ना है। नवादा सदर अस्पताल स्थित वैक्सीनेशन सेंटर को आज से नए स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत शहर के पार नवादा स्थित संत जोसेफ स्कूल के कैंपस में नए शहरी टीकाकरण केंद्र को आज से चालू कर दिया गया है। दरअसल सदर अस्पताल और अर्बन PHC सेंटर समेत अन्य केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। भीड़ के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही थी, साथ ही कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा भी था। ये हम लोग पहले सदर हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन करा रहे थे और चूँकि 18+ का वैक्सीनेशन अब कराना है
तो और 200 लोगों को एक दिन में स्लॉट दिया जाता है और 45 प्लस वाला का वैक्सीनेशन कराना है। तो उससे सरकार के गाइडलाइन के अनुसार स्कूल में कहीं भी वैक्सीनेशन जो बढ़िया साइट है जहाँ भीड़-भाड़ सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे, उसके अनुरूप हम लोग ने सेंट जोसेफ स्कूल को चिन्हित किया है और ये काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पर हम लोग सारी फैसिलिटीज़ उपलब्ध करा रहे हैं और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वैक्सीनेशन का कार्य। बिहार में 16 से 25 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इस लॉकडाउन के दौरान कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। अब शादी ब्याह में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। वहीं पहले की तरह डीजे और बैंड बाजे पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इसके अलावा अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें खोलने का समय बदल गया है। अब शहरी क्षेत्र में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक दुकानों को खुला रखने की छूट होगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक दुकानें खुलेंगी। बीज और खाद की दुकानें सोमवार और गुरुवार को खुलेंगी। दोनों दिन बीज और खाद की दुकानें सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक खुलेंगी। वहीं लीची और आम की पेटियां बनाने के लिए सीमित संख्या में आरा मिलों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा कोविड अस्पतालों में अटेंडेंट के लिए सामुदायिक किचन खोलने के निर्देश दिए गए हैं। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव की सेहत में सुधार हो रहा है। अलग अलग रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर पप्पू यादव की सेहत पर नजर रख रहे हैं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक के मुताबिक पप्पू यादव अब पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। पप्पू यादव से उनकी पत्नी रंजीता रंजन ने आज मुलाकात की। उन्हें पिछले दिनों एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। तबीयत बिगड़ने के बाद कल पप्पू यादव को दरभंगा के DMCH अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्लिनिकली बिल्कुल नॉर्मल है। अभी 1.5 घंटा हम वहाँ रह के आए हैं। ऐसे उनका 1-1.5 महीना पहले गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, तो थोड़ा सा जहाँ साइट जो है उसका टेंडरनेस है और डायबिटिक के पेशेंट हैं तो थोड़ा परेशानी होती ही है। पैर उड़ में झुंझुनाहट ही सब हल्का फल्का और सब तरह से ठीक है। बिल्कुल बात उत कर रहे हैं, नॉर्मल है। भोजपुर के गढ़हनी थानाध्यक्ष संतोष रजक का महिलाओं के साथ गाली गलौज और बदतमीजी का वीडियो सामने आया है। वीडियो गुरुवार का है, जब लॉकडाउन का पालन कराने के लिए दारोगा जी पुलिसकर्मियों के साथ गढ़हनी बाजार की ओर निकले थे। इस दौरान दारोगा जी की नजर एक दुकान पर पड़ी। दारोगा जी महिला दुकानदार के साथ वहां मौजूद अन्य महिलाओं को भद्दी गालियां देने लगे। महिलाओं ने जब दारोगा जी का विरोध किया तो उन्हें पीटने की धमकी के साथ FIR की भी चेतावनी दे डाली। इस दौरान एक महिला ने जब वीडियो बनाना चाहा तो दारोगा संतोष रजक ने उनका मोबाइल छीनकर फेंक दिया। हाँ सच है, गड़ाने की जरूरत है। इतना बदतमीजी कर रहा है कि हम लोग के साथ आके घर में एक लड़का भागा, चहेट के घर में हम लोग को भाग गया। हम लोग भाई घर में रहे थे, अपना काम धंधा में लगे थे, आके बिना लेडीज के साथ हिल गए घर में, बदतमीजी कर रहे थे। यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। खबर 1 मिनट जारी है। पूरे देश के साथ प्रदेश में भी ईद का त्योहार अमन और भाईचारे के पैगाम के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन ईद की नमाज पर कोरोना संक्रमण का असर साफ दिख रहा है। लगातार दूसरे साल ईदगाह और मस्जिद ईद के दिन भी बंद रहे और लोगों ने मोहल्ले की छतों पर ईद की नमाज अदा की। मुजफ्फरपुर में भी लोगों ने छतों पर नमाज अदा की। नमाज के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग किया गया। इस खास मौके पर भी कोई किसी के गले नहीं मिला और न हाथ मिलाया, बल्कि दूर रहते हुए एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। बेतिया में भी लोगों ने घर में ईद की नमाज पढ़ी और एक दूसरे को ईद की बधाई दी। लोग अपने अपने घरों में ही ईद की खुशियां मना रहे हैं। देश हित में ज़रूरी भी था और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने उसको अवॉइड किया है और घर पर नमाज का एहतमाम किया है। कोरोना के बीच पटना के फुलवारी शरीफ में भी लोगों ने घरों में ही ईद मनाई। यहाँ मस्जिद के पास अन्य सालों में भीड़ काफी होती थी, लेकिन इस बार काफी कम लोग नजर आए। लोगों का कहना है कि पहले जिंदगी बचाना जरूरी है
हालात सुधरेंगे तो ईद मनाते रहेंगे। वैशाली में भी प्रशासन के निर्देश के बाद इस बार ईदगाह में ईद की नमाज नहीं अदा की गई। बच्चे आपस में गले मिलकर ईद मना रहे हैं। बच्चों ने एक दूसरे को ईद की बधाई दी और साथ ही देश से कोरोना के खात्मे की दुआ मांगी। और WHO के गाइडलाइन को पालन करते हुए सरकार ने जो गाइडलाइन इशू किया है उसको ध्यान में रखते हुए लोगों ने अपने अपने घरों में ईद का नमाज अदा किए हैं। और सबसे पहले महामारी को रोकना है। जो गाइडलाइन है हमारा सोशल डिस्टेंसिंग का, उसको पूर्ण रूप से पालन किया गया और ये लोगों के हित में भी है और अपने हित में भी है। इस कोरोना वायरस को पूरी दुनिया से खत्म कर दे। और कल दीदारे चांद के बाद आज बच्चे भी ईद मना रहे हैं। नन्हे रोजेदार खुशी के साथ ईद मना रहे हैं। इन बच्चों ने पूरे रमजान के महीने में रोजा रखा और आज ईद के मौके पर घर के बड़ों के साथ मिलकर नमाज अदा की और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई। बच्चों ने इस मौके पर अल्लाह से लोगों को कोरोना के कहर से बचाने और अमन चैन की दुआ की। वायरस को लेकर लॉकडाउन के कारण हम लोग ईद का नमाज घर में ही पढ़े और हम लोग अल्लाह ताला से दुआ किए हैं कि अगले साल कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा और हम लोग अगले साल ईद का नमाज ईदगाह में हंसी उल्लास के साथ पढ़ें। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से ईद मनाई और अल्लाह ताला से दुआ किया है कि या अल्लाह इस कोरोना वायरस को पूरी दुनिया से ख़त्म कर दे और जो भी इस महामारी से परेशान हैं सबको सेहत अता फरमा। शेखपुरा से एक ऐसी तस्वीर आई है जो पुलिस प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े कर रही है। तस्वीरों में शेखपुरा पुलिस के जवान पुलिस गाड़ी को धक्का मारते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर शेखपुरा के चांदनी चौक इलाके की है, जहां ड्यूटी पर निकली पुलिस को गाड़ी ने धोखा दे दिया और बीच चौक पर ही पुलिस को फजीहत झेलनी पड़ी। काफी देर तक पुलिस का जवान अकेला धक्का मारता रहा। उनकी परेशानी देख आसपास के कुछ लोग भी धक्का लगाने आ गए। सभी ने मिलकर काफी देर तक सड़क पर गाड़ी को धक्का लगाया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकी। इस दौरान आसपास से गुजरने वाले लोग तमाशबीन बनकर पुलिस वालों की मजबूरी देखते रहे। काफी मशक्कत के बाद गाड़ी को स्टार्ट किया जा सका, तब जाकर पुलिस टीम इसमें बैठकर थाने पहुंच सकी। लॉकडाउन में गरीबों के सामने सबसे बड़ी समस्या 2 जून की रोटी की है। नवादा में भी होटलों के बंद हो जाने से लोगों के सामने ये सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आई है। ऐसे में नवादा में छत्रपति शिवाजी सेवा संस्था के लोग लगातार गरीबों को मुफ्त में खाना खिला रहे हैं। संस्था के समाजसेवी सदर अस्पताल में आए मरीजों के परिजनों के साथ साथ रेलवे स्टेशन, चौक चौराहे एवं शहर के अलग अलग हिस्सों में घूम घूम कर लोगों को खाना बांटने का काम कर रहे हैं। जब आप लोगों को खाना खिलाते हैं तो बहुत संतुष्टि होता है, क्योंकि कोविड-19 को लेकर सारे ढाबे होटल बंद हैं और लोग काफ़ी परेशान हैं। हॉस्पिटल में भी मरीज़ को भोजन मिलता है, लेकिन मरीज़ के परिजन जो है वो भूखे रहते हैं। एक मरीज़ के साथ 4-5 लोग रहते हैं और सभी भूखे पैसे रहते हैं। कई लोगों को परेशानी इतनी होती है कि भूखे रहना पड़ता है। कई मरीजों के परिवार से हम लोग मिल के जाना कि सब लोग भूखे रहते हैं, तो उनको भोजन मिलना बहुत ज़रूरी है। कब तक ये सेवा जारी रहेगा? जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक। जी। दूसरी लहर के कारण अस्पतालों में हुई भीड़ भाड़ के बीच कई लोग घर में ही रहकर कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे ही मरीजों के साथ एक अनोखी शुरुआत की गई है। शिवहर में होम क्वारंटीन कोरोना मरीजों को फोन पर परामर्श दिया जा रहा है। ये तो सही है, लेकिन आप तो जनप्रतिनिधि है, तो आप तो गाँव वाले को देना ही होगा ना टाइम। इसके लिए जिला स्वास्थ्य समिति में टेलीमेडिसिन सेंटर बनाया गया है। इस टेलीमेडिसिन सेंटर में मेडिकल स्टाफ मरीजों से वीडियो कॉल या फोन पर बात करते हैं और उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेते हैं और उनका हौसला भी बढ़ाते हैं। कोविड-19 को एक चुनौती की तरफ स्वीकार करता है और उसके तहत हम लोगों ने टोटल एक योजना बनाई जिसमें ट्रेस ट्रीटमेंट का पूरा एक प्लान तैयार किया है और एक कोविड वॉर रूम बनाया हम लोगों ने सीतामढ़ी में, डुमराव में। और इसमें हम लोग डेटा माइनिंग के तहत जितने भी अपने जनप्रतिनिधि हैं वार्ड लेवल तक उनको कांटेक्ट करके उनसे फॉलोअप करके अपना हेल्पलाइन नंबर दे दें ताकि वो अपने ग्रामीणों को बता सकें।
कटिहार के बिशनपुर में गंगा नदी में मछली पकड़ने के दौरान मछुआरों के जाल में एक मगरमच्छ फंस गया। मछुआरों ने मुश्किल से जाल से मगरमच्छ को बाहर निकाला। खबर लगते ही मगरमच्छ को देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। काफी देर तक यूं ही मजमा लगा रहा। फिर मगरमच्छ को गंगा नदी में वापस छोड़ दिया गया। जाल में फंसे मगरमच्छ का वजन करीब 25 किलो था। नदी में मार रहे थे सर। कहाँ पर, कौन जगह पर? यही पासे में मार रहे थे। जगह का, गांव का क्या नाम है? बकिया बिशनपुर, रानीचक बकिया। तो क्या हुआ उसको? हम लोग फिर जाल से दबोड़े उसको। कैसे आप मतलब जाने कि यहाँ पे हम लोग को पहले आश्वासन हो गया था कि यहाँ पे बड़ा चीज फंस गया है, इसमें जाल नहीं आ रहा था, इसकी वजह से हम लोग उसको पकड़ने की कोशिश की। अच्छा, क्या चीज है ये मगरमच्छ है। तो आप लोग अपना जान कैसे बचा? हम लोग जान सर उस जैसे आया ना बगल में, तो हम लोग उस अपना थोड़ा परहेज हो गया उससे। और नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7 आपके साथ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।